हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ये जो पहली गालिबन 7 स्लाइड्स हैं, बल्कि 8 स्लाइड्स, यहाँ तक हमने बहुत कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो सीख ली थी। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना बेटा, इनके हवाले से असल में ये होता है कि बाज़ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर आपके करिकुलम में शामिल नहीं भी है ना, तब भी आपको उनको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि समझना उसी तरीके से पॉसिबल होता है। तो इसीलिए जो है वो हम इसको एक एक अच्छे तरीके से जो है ये टॉपिक को एक अच्छा खासा कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद ये जो चीज़ आ रही है ना, ये जो टॉपिक अब आपके सामने आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम जो है ना, वैसे तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं सारा कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। लेकिन एनर्जी फ्लो में 1-2 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने वाली है। नंबर 1 कि पैटर्न क्या होता है एनर्जी फ्लो का, ठीक है? और नंबर 2 कि ये जो एनर्जी होती है ना, इसमें एनर्जी लूज़ेज़ व्हाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। आपने एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक जब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जो है वो तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है? अब वो एनर्जी लॉस क्यों होता है और वो एनर्जी लॉस जो है उसका नुकसान क्या होता है, ठीक है? ये तमाम बातें पढ़ने से पहले आपको 1-2 चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ इकोलॉजी से रिलेटेड। एक तो ये है कि इकोलॉजी या एनर्जी ट्रांसफ़र जो है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र, ये डिपेंड कर रहा होता है किस पर? ये वो चीज़ें जो आपने कभी शायद वैसे ज़बानी सुनी हो, और वो है लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होते हैं, इसके 2 लॉज़ होते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो भी इकोसिस्टम में फ़ॉलो होता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आगे आपको ये स्टेटमेंट पता होगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट it can be changed into from one form to another, converted from one form to another, ठीक है? तो ये जो है वो हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि ऐसा जो है वो हम अपने लॉज़ जो थर्मोडायनामिक्स के हैं इकोसिस्टम में, ये थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एनर्जी रूल्स हैं, एनर्जी रेगुलेशंस हैं हमारे जितने भी एरियाज़ होते हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर हो, बॉडी की भी एक थर्मोडायनामिक्स होती है, ठीक है? हमारी मशीन्स की भी थर्मोडायनामिक्स होती है, बिल्कुल इसी तरह इकोसिस्टम की भी एनर्जी के वैराइटीज़ होती हैं, एनर्जी रेगुलेशंस होती हैं, एनर्जी चेंजिंग रूल्स होते हैं। तो ये जितने भी एनर्जी चेंजिंग रूल्स हैं ना, जहाँ पर भी एनर्जी इस्तेमाल होती है, व्हेरेवर इन द बॉडी और व्हेरेवर इन दिस वर्ल्ड द एनर्जी इज़ द कंसर्न, द लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल बी फॉलोड, हमेशा, ठीक है? एक तो ये लॉ, दूसरा लॉ जो है, उसका ताल्लुक जो सेकंड लॉ है, उसका ताल्लुक बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी से है। कि एनर्जी जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो लूज़ होती है, ठीक है? वो उसका लॉस होता है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली वैसे तो हमें यहाँ पर इसकी डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी से हम कहते हैं कि जो जिस सिस्टम में एनर्जी लूज़ होती है, उसमें डिस्टरबेंस आती है। यानी जो सिस्टम एनर्जी लूज़ करता है ना, उसमें डिस्टरबेंस आती है। अब ये जो एंट्रोपी है ना, ये हम अभी सीखेंगे, हमारा जो अभी आगे आएगा ना, जो ये वाली जो स्लाइड हमने पढ़नी है, इसमें। और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक बुक भी ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें भी हम जो है वो ये देखेंगे कि एनर्जी लूज़ जहाँ पर हो रही है, वहाँ पर जो है वो बाकायदा वो सिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। 1 मिनट, यहाँ ये रहा। ये वाली जो हमारी बुक है ना फिल ब्रैडफील्ड की, इसमें हमें 1-2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आएँगी। तो इसको भी देखते हैं हम अब। और ये भी हमने देखना है कि एनर्जी लूज़ क्यों होती है? दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। एनर्जी लूज़ क्यों होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है वो हम अभी देखेंगे, इस वाली ये छोटा-सा टॉपिक है इसमें। लेकिन फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न है इसके मुताबिक क्या है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर आप देखें, गौर करें, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके सामने प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है? ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना,
प्रोड्यूसर्स, अगर आप इस डायग्राम को, अगर आप ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसको आप एक एनर्जी डायग्राम कंसिडर करें और आप ये देखें कि एनर्जी नीचे की तरफ जो है वो लो होती जा रही है। यानी ये जो लेवल है यहाँ पर एनर्जी हाईएस्ट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जो ऑर्गेनिज्म इस लेवल पर होगा ना, यहाँ पर, उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, और जो ऑर्गेनिज्म इस लेवल पर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, जो है वो लोएस्ट होगी। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर आप ये देखते हैं तो इकोसिस्टम में एनर्जी रेगुलेशन हमें ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर्स में होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स में होती है क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स होते हैं। ठीक है, इसको आप जो है वो एक और अंदाज में भी कह सकते हैं ना, आप अगर फिजिक्स पढ़ें, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, ओए आपका कैमरा ऑन हुआ हुआ है, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि फिजिक्स में आपको ये पता लगता है कि जब भी करंट करंट के दरमियान में जितने आप वो लगाएंगे ना, सर्किट्स लगाएंगे, जितने आप सर्किट लगाएंगे या जितने आप लिंक्स लगाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एक्सटेंशन वायर मेरे पास है, वो मैं एक स्विच में लगाता हूँ, उसके आगे उस एक्सटेंशन वायर से एक और एक्सटेंशन वायर को मैं देता हूँ एनर्जी, उसके आगे एक और एक्सटेंशन वायर को एनर्जी देता हूँ, तो फिजिक्स के मुताबिक, जो ओहम्स लॉज वगैरह हैं उनके मुताबिक, हर दफा जब एक जगह से दूसरी जगह करंट ट्रांसफर होता है तो वो करंट जो है वो उसमें कमी आती है, या करंट लूज होता है या वोल्टेज लूज होती है। फिजिक्स की जाहिर सी बात है, मैं एक वीक सी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप किसी एक सिस्टम को हीट देते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको एक और मिसाल में ले लीजिए कि आप दो पर्सन्स हैं, सर्दी के मौसम में जो है वो विंटर सीजन में वो दोनों के दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, और वो जब हाथ मिलाते हैं तो उस टाइम पर जो एक का हाथ जो है वो कहता है यार तुम्हारा हाथ तो बड़ा हीटेड है। ठीक है, तो वो थोड़ी देर के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उसकी बॉडी से हीट जो है वो दूसरी बॉडी में जा रही होती है, यानी उसका वो अपना हाथ गर्म करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीक है, कि या तुम्हारे हाथ बड़े गर्म। अब जो हीट उसके हाथ में ट्रांसफर हो रही है उस दौरान वो सारी हीट उसके हाथ में ट्रांसफर नहीं हो रही, बल्कि बहुत सी हीट उस वक्त, जिस वक्त उस बंदे ने शेकिंग की हुई है, हैंड शेक किया हुआ है, उस टाइम पे एनर्जी लूज भी हो रही है। उस टाइम पे वो एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में इवेपोरेट भी हो रही है, वो जो हीट है वो एनवायरनमेंट में लूज भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सिस्टम से एनर्जी जब दूसरे सिस्टम में जाए तो वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी दो सिस्टम्स में एनर्जी एक्सचेंज होती है तो उसमें कमी आती है। क्या कमी आती है कि एक जगह पर अगर मैक्सिमम एनर्जी है और वो अगले सिस्टम में ट्रांसफर होगी तो उसके दौरान, ट्रांसफर के दौरान जो फिनोमिना होगा उसकी वजह से जो एनर्जी है वो जाया हो जाएगी। इसीलिए ये जो आपका ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये इकोसिस्टम में मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और भी यहां पर बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि यहां से भी एनर्जी लॉस होता है। यानी ये जो रेडिएंट एनर्जी है, ये जो रेडिएशन एनर्जी है, सनलाइट जो है, इससे आप कौन सी एनर्जी बना रहे हैं? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करके आप केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। और ये जो एनर्जी बेसिकली आप बना रहे हैं, दरमियान में एनर्जी लूज होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में इवन यहां पर भी एनर्जी लूज होगी और हर दफा हर अगले स्टेप पे आगे एनर्जी का लॉस होना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, अब देखें, एक ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर्स, दूसरा ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर्स है। ठीक है, और तीसरा ट्रॉफिक लेवल है ये पैरासाइट्स वगैरह आ जाते हैं, स्केवेंजर्स आ जाते हैं, और फिर चौथा ट्रॉफिक लेवल डिकम्पोजर्स का आ जाता है। ये जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इनमें से हर लेवल एनर्जी के लिहाज से दूसरे से ऑलमोस्ट डबल जो है वो लोअर मौजूद है। डबल द लेंथ जो है वो उन्होंने नीचे बनाया हुआ है, यानी हर जगह पर एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है, एनर्जी लॉसेस की रीजंस अभी चलते हैं उसकी तरफ। अब ये पूरी फूड चेन है, आपको यहां पर फूड चेन दी गई है। ये पूरी फूड चेन है, यहां से लेकर यहां तक, यानी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक पूरी फूड चेन दी गई है। इसमें ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एवरी टाइम जिस भी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी होती है वो एनर्जी लूज होती ही होती है। तो हम ये देखते हैं कि इतनी देर से अगर हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी लूज होती है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी लूज कैसे होती है, अब जरा उसके ऊपर नजर मारते हैं। इधर देखिएगा,
सबसे पहली बात कि when an antelope feeds on grass, only a small amount of material from the grass plant ends up as material in the antelope. अब वो जो एंटीलोप है वो सारी ग्रास तो नहीं खा रहा, सारी ग्रास तो खाता ही नहीं वो, बल्कि वो जो ग्रास है वो थोड़ी बहुत खाता है। और उसके बाद जो है वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर देखिए वो क्लियर कट कह रहे हैं कि लेस देन 10% ऑफ प्लांट बायोमास एंड्स अप एज बायोमास इन द प्राइमरी कंज्यूमर। यानी जो बायोमास प्लांट लेवल के ऊपर है, जो प्लांट लेवल के ऊपर बायोमास का मतलब ये है कि जो क्वांटिटी प्लांट लेवल के ऊपर है वो क्वांटिटी किस में नहीं जा सकती, वो क्वांटिटी जो है वो इसका पार्ट नहीं बन सकती। हाँ, सिवाय 10% के। जितना ये क्वांटिटी प्लांट्स की है उसका 10% भी अगर ये खा लेता है ना, तो वो उस खाए हुए का पूरा, आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो आप प्रोडक्ट खाते हैं वो सारी की सारी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आपकी इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्सिस करती है, तो ये जो पेरिस्टाल्सिस होती है इसमें फूड आगे आगे बढ़ता चला जाता है, आगे से आगे मूव करता चला जाता है। अब जितना फूड यहाँ एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में वो हो गया, उसके अलावा जो फूड होगा जो एब्जॉर्ब होने से रह जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो फीसिस में चला जाएगा। इसका मतलब है वो क्या हो गया, वो लूज हो गया, वो फूड आपने लूज कर दिया। ठीक है, इस बात को गौर से समझिएगा कि अगर आपने फूड खाया भी है तब भी उसमें से सारा आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनना, बल्कि कुछ ना कुछ वो लूज हो जाएगा और वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो वो जो आपने एनर्जी स्पेंड की, अब देखें जब ये ईटिंग करेगा ये एनर्जी स्पेंड कर रहा है, ये एनर्जी स्पेंड कर रहा है, और एनर्जी स्पेंड करने के बाद अब वो उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बना रहा। जो एनर्जी इसने ईटिंग में स्पेंड की, फूड इसकी बॉडी में गया, फूड इसकी बॉडी में गया, अब ये सारा फूड इसकी बॉडी का पार्ट नहीं बन रहा, बल्कि बहुत सा फूड जो है वो फीसिस की फॉर्म में और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो गया। इसका मतलब है वो तो इसके काम नहीं आया, वो लूज हो गया, वो खत्म हो गया। अब अगर लायन इससे लेगा ना, अब जरा गौर कीजिएगा, अब अगर लायन जो है, सॉरी, अब अगर जो लायन है वो इससे लेता है फूड, तो वो कितना लेगा, वो सिर्फ उतनी एनर्जी लेगा जो इसकी बॉडी का पार्ट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंटीलोप ने एनर्जी ली है ये ऑलरेडी 10% है। तो जो लायन एनर्जी लेगा इससे एंटीलोप से, वो उसकी भी उस 10% की भी एक खास परसेंटेज होगी। ठीक है, यहां पर आप जरा देखते हैं, सम पार्ट्स ऑफ द ग्रास आर नॉट ईटन। अब प्लांट में रूट्स तो खाता नहीं एंटीलोप, इसका मतलब ये है कि प्लांट तो खा लिया उसने, लेकिन जो एनर्जी रूट्स में है वो तो उसने खाई नहीं। ठीक है, तो वो जाया हो गई, वो जाया हो गई। दूसरे नंबर पे, सम पार्ट्स ऑफ द ग्रास आर ईटन बट नॉट डाइजेस्टेड एंड पास आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एंटेलोप एज फीसिस। कुछ बॉडी का पार्ट ही नहीं बन रहा। यानी एक लॉस ये हो गया आपका कि आपने रूट्स की फॉर्म में प्लांट को छोड़ दिया, खाया ही नहीं, वो एनर्जी तो वहीं छोड़ दिया आपने। दूसरे नंबर पे आपने फीसिस की फॉर्म में बहुत सा फूड रिलीज कर दिया। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रास एंड अप एज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंटेलोप सच एज यूरिया। अब अगर ग्रास में नाइट्रोजन है तो यूरिया बन जाता है उसका। सम न्यूट्रिएंट्स आर रेस्पायर्ड बाय एंटीलोप टू रिलीज एनर्जी विद द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो एंटीलोप है, ये जब ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा और वाटर भी रिलीज करेगा, और ये दोनों कंपाउंड हमें बहुत शुरू से पता है कि ये एनर्जी पुअर कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये चार जो रीजंस आपके सामने हैं, इस वजह से जो अब ये देखिए, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर है और ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, अब इसने कंज्यूम किया है और बहुत सी एनर्जी इसने लूज कर दी है। अब नेक्स्ट टाइम जब यही लायन जो है वो और नहीं, अगर ग्लूकोज है जैसे, वो पुअर एनर्जी कैसे है? नहीं नहीं नहीं, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकले, ये पूरी एनर्जी है। अच्छा। ग्लूकोज तो इनकी निस्बत एनर्जी रिच है ना। ठीक है, ये एनर्जी रिच है। अब ये जो है ये एंटीलोप ने एटीपी की फॉर्म में इससे एनर्जी निकाली। ठीक है, लेकिन अब ये एनर्जी जो है, ये जब ये एंटीलोप यूज करता है तो वो तो उसने यूज कर ली। ठीक है, अब वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बनी, बल्कि वो एनर्जी यूज हो गई। अब उस एंटीलोप ने जो एनर्जी खाने में या खाना ढूंढने में उसने सर्व की है ना, वो एनर्जी उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है। अब जब लायन ने एंटीलोप की ईटिंग करनी है, तो वो जो एनर्जी यूज कर चुका है वो उसको नहीं मिलनी लायन को,
लायन को वो एनर्जी सवाल नहीं पैदा होता मिले, क्योंकि वो तो वो यूज कर चुका है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सी एनर्जी इसी लेवल के ऊपर रह गई है, रूट्स की फॉर्म में, कुछ चीजें डाइजेस्ट भी नहीं हुई, कुछ चीजें फीसिस की फॉर्म में रिलीज हो गई हैं, तो बहुत सी एनर्जी जो है वो इधर इस लेवल पर भी रह गई है। तो हर लेवल पर एनर्जी किसी ना किसी हद तक, ये देखें, हीट एनर्जी इज वेस्टेड एनर्जी बिकॉज इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बैक इनटू द इकोसिस्टम, और इसको आप कहते हैं एंट्रोपी। ये जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है ना, ये आप वापस नहीं ला सकते, ये वेस्ट हो गई। और ये कहां चली जाती है? ये चली जाती है इकोसिस्टम में, या ये चली जाती है नेचर में, ये चली जाती है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। और ये जो एनर्जी लॉस होता है इसको आप एंट्रोपी कहते हैं, और ये वापस नहीं आ सकती, इसको आप कहते हैं डिस्टर्बेंस। यानी आपने एनर्जी लूज कर दी है तो आपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। ये देखिए, टिपिकली लेस देन 10% ऑफ द एनर्जी इन प्लांट बायोमास एंड्स अप इन द प्राइमरी कंज्यूमर, द बायो मच लेस देन दैट ऑफ द प्रोड्यूसर। द जो कंज्यूमर का, अब देखें, गौर कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त बात आने लगी है, और ये हमारे अगले टॉपिक में हमें हेल्प करने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उस उनमें एनर्जी का बार इतना होगा, तो जो अगला लेवल होगा उसका एनर्जी बार इतना होगा, क्योंकि दरमियान में एनर्जी लूज होगी। उसके बाद उससे अगला लेवल जो होगा उसका एनर्जी बार इतना होगा, और उससे अगला लेवल होगा उसका एनर्जी बार इतना होगा। हर लेवल पर एनर्जी क्या होगी? लूज होगी। हर लेवल पर एनर्जी ने लूज होना है। तो इसलिए जो है वो हम कहते हैं कि ये जो इकोसिस्टम होता है, ये हर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, और ये जो हर लेवल पर जो है वो एनर्जी लूज होती है। अब इससे आपको एक और चीज मिलेगी, इससे आपको एक और चीज समझ आएगी, वो ये कि वाई प्लांट्स आर सो मच अबंडेंट। प्लांट्स इतने ज्यादा अबंडेंट क्यों हैं? नंबर वन। नंबर टू, ये जो फूड चेन की पीक पर होता है, फॉर एग्जांपल अगर लायन है फूड चेन की पीक पर, सो व्हाई लायंस आर सो लेस? इसकी बहुत सी और रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि इस लेवल पर वो एनर्जी जाती ही नहीं है जो प्रोड्यूसर लेवल पर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पिरामिड बनेगा एनर्जी का, एनर्जी का पिरामिड बनेगा, जिसमें हाईएस्ट लेवल पर जो होंगे वो प्लांट्स होंगे एनर्जी के हाईएस्ट लेवल पे, और लोएस्ट लेवल पे वो होंगे जो फूड चेन की पीक पर होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी ट्रांसफर होते होते आखिरकार मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर जो है वो जो फूड चेन होती है उसका एक फिर पिरामिड्स बनते हैं, और वो पिरामिड्स अब हम आगे देखेंगे। ये देखिए, इनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जी बेटा, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम देख लेते हैं। अब ये वही पिरामिड है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इकोलॉजिकल पिरामिड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एक होते पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम एनर्जी के अकॉर्डिंगली एक पूरा पिरामिड बनाते हैं। कुछ कह रहे थे अना साहब? नहीं, वो स्पेस बार से माइक ऑन हो जाता है, वो पता ही नहीं। किससे माइक ऑन हो जाते हैं? स्पेस बार दबाएं तो। नहीं, वो असल में आपने जो चीज सिलेक्ट की होगी ना, आखिरी जो चीज सिलेक्ट की होगी, तो उसको स्पेस दबाएंगे तो वो हो जाएगा, अच्छा। इसलिए वो ऑन हो रहा है। पिरामिड ऑफ, अब दो तरह के पिरामिड्स होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो भी अभी आपने देखा, ठीक है। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, या इन अदर वर्ड्स इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। दोनों ऐसे बनते हैं। सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट लेवल पे इसमें कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। और सबसे लोएस्ट लेवल पे, जो सबसे ऊपर का लेवल होता है पिरामिड का, सबसे टिप होती है, उस पे वो ऑर्गेनिज्म होगा जो लास्ट कंज्यूमर होगा उस इकोसिस्टम का, ठीक है। इस लिहाज से अगर आप इस फूड चेन में देखते हो, तो इस फूड चेन में चार लेवल्स हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी में अगर आप पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखेंगे, तो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो बायोमास होगा,
बायोमास से मुराद बेसिकली लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, टाइप ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो उस पिरामिड ऑफ नंबर में टाइप ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सी आ रही है? सबसे ज्यादा ग्रास। दूसरे नंबर पे ग्रास हॉपर, ये टाइप ऑफ लिविंग थिंग है, ठीक है। ग्रास हॉपर यानी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद उससे कम लेवल, अब मजीद एनर्जी लूज हो रही है, हर जगह पर एनर्जी जो है वो लूज होती चली जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। सबसे कम बायोमास यानी नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स सबसे कम कौन सा होता है? वो हॉक का है, वो टर्शरी कंज्यूमर का होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर, हाँ, टर्शरी कंज्यूमर का होता है। क्यों? क्योंकि वहां तक जाते जाते एनर्जी जो है वो लूज, अच्छी खासी इकोसिस्टम में लूज हो चुकी होती है, ठीक है। तो यही चीज जो है आप इधर देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी प्रोड्यूसर्स के होंगे, यानी बायोमास भी, नंबर भी प्रोड्यूसर का होगा। और सबसे कम जो सॉरी सबसे ज्यादा नंबर भी इन्हीं का होगा, और सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी लेवल पर होगी। और उसके बाद होते होते ये ऐसे जाएगा जिसमें टर्शरी कंज्यूमर का नंबर भी सबसे कम होगा और एनर्जी, जाहिर सी बात है नंबर किसकी वजह से कम है? एनर्जी की वजह से कम है, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पर लूज होती है, ठीक है। तो अब यहां पर एक दो चीजें देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप गौर करें, डिपिक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल, और एक और डेफिनेशन है, एट ईच लोअर ट्रॉफिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एज कंपेयर टू हायर लेवल। अब जाहिर है ये हायर है, ये लोअर है, नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। या आप कहेंगे डिपिक्शन ऑफ लेसर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो लेस होते चले जाते हैं। तो ये दोनों अंदाज में हम जो है वो बात कर सकते हैं। ये देखिए टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स मैंने दो आपको वैसे ही बता दी। एक है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जिसको हम पिरामिड ऑफ बायोमास भी कहते हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए कि पिरामिड ऑफ, एक मिनट ठहरिएगा, लेट मी चेक वन थिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर्स और बायोमास में डिफरेंस है, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत कह गया। नंबर्स ऑफ बायोमास में डिफरेंस है। नंबर्स जो हैं वो तब होगा जब आप स्पीशीज को स्पेसिफाई कर देंगे, स्पीशीज स्पेसिफाइड, ठीक है। जैसे आप एक स्पेसिफिक फूड चेन बनाते हो, स्पेसिफिक फूड चेन बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने फूड चेन बनानी है ग्रास की, फिर रैबिट की, फिर उसके बाद फॉक्स की या स्नेक की, इसको मिटा के आप स्नेक कर दें, और उसके बाद हॉक की। जब आप स्पीशीज को स्पेसिफाई कर देते हो ना, तो फिर वो आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जिसमें आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हो। अब आपने यहां ग्रास का है, प्रोड्यूसर नहीं कहा। अगर आप प्रोड्यूसर कहते तो उसमें क्या सिर्फ ग्रास आती? नो, उसमें ट्रीज भी आते, उसमें हर्ब्स भी आते, उसमें शर्ब्स भी आते, अगर आप प्रोड्यूसर कहते। पिरामिड ऑफ नंबर ये है कि आप जब किसी स्पेसिफिक फूड चेन पर काम करो, स्पेसिफिक फूड चेन, तो स्पेसिफिक फूड चेन पर जब आप काम करोगे तो फिर आप स्पीशीज को भी स्पेसिफाई करोगे, ऑर्गेनिज्म को भी स्पेसिफाई करोगे। ऑर्गेनिज्म को जब आप स्पेसिफाई करते हो तो भी यही ग्राफ आता है। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर देखें, इसमें ग्रास सबसे ज्यादा है, स्पेशल किस्म की ग्रास है, ये लॉन ग्रास भी कहलाती है, लॉन ग्रास, ठीक है। ग्रास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद रैबिट है, उसके बाद स्नेक है, उसके बाद हॉक है, ठीक है। नंबर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहे हैं, किसकी वजह से? ये देख लीजिए, ट्रॉफिक लेवल की वजह से। और ट्रॉफिक लेवल में भी वजह यह है कि हर लेवल पर एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है, आप चाहे पिरामिड ऑफ नंबर बना लें, चाहे आप पिरामिड ऑफ बायोमास बना लें। अब जरा बायोमास को देखिएगा, चले बायोमास को बाद में देखते हैं, पहले मुझे ये बताइए क्लियर हुआ है पिरामिड ऑफ नंबर्स? अच्छा, तो कि पिरामिड ऑफ नंबर्स में आप ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई करेंगे? जी। पिरामिड ऑफ बायोमास में आप जैसे यहाँ ग्रास लिखा हुआ है ना, पिरामिड ऑफ बायोमास में आप यहाँ लिखोगे प्रोड्यूसर्स, जिसमें सारे प्रोड्यूसर आएंगे। यहाँ लिखोगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें सारे प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, सिर्फ ग्रास हॉपर नहीं आएगा। क्लियर हुआ?
हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये तो है बायोमास का। अच्छा, अब जरा एक दफा हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पिरामिड में ना चेंज भी आ जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर में ना हमारे पिरामिड में चेंज भी आ जाता है, वैरायटी आती है। अब ये बहुत गौर से सुनिएगा। एक दफ़ा ज़रा ना हम ऐसा करते हैं कि हम ना 2021 का पेपर भी निकालते हैं, क्योंकि जो 2021 का जो पेपर है ना, उसमें ये आया हुआ है। 1 मिनट, मेरे पास जो पास्ट पेपर्स ऑलरेडी पड़े हैं ना, उनको देखता हूँ मैं। इसमें जो मैं देख रहा था ना, पता नहीं अब वो 21 में आया या 22 में आया, दोनों खोल लेते हैं। जी, इसी में आया हो, ये देखें। ये वो वेरिएशन है जो हम अब पढ़ने लगे हैं, ठीक है। ये आपका, ये देखिए, प्रोड्यूसर साइकामोर ट्री इज अ प्रोड्यूसर फॉर मैनी फूड, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोड्यूसर फूड चेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके बाद इन दो पिरामिड्स की शेप एक्सप्लेन करनी है। यही चीज हम एग्जैक्टली अब पढ़ने लगे हैं, ठीक है। और प्रोड्यूस फ्लावर्स दैट आर इंसेक्ट पोलिनेटेड, सजेस्ट टू फीचर्स, साथ ही उन्होंने वहां से भी निकाल रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो ये हम अब देखते हैं, ठीक है। ये वाला अब हम क्लियर करने लगे हैं। आखिरी जो इसमें एक क्वेश्चन और था। अब ये देखिए कि पिरामिड ऑफ नंबर में वेरिएशन आ सकती है। अभी आपने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़े कि आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसके कंज्यूमर को स्पेसिफाई किया, फिर उसके कंज्यूमर को स्पेसिफाई किया, फिर लास्ट में एक और कंज्यूमर को आपने स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप स्पेसिफाई करें ना, तो सम टाइम ये होता है कि पिरामिड ऑफ नंबर में वेरिएशन आ जाती है। कैसे? गौर कीजिएगा। केस वन, imagine a situation in which there is only a single tree at herbivore level, at producer level, sorry ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, at producer level। एक ट्री है, that is the food source of many aphids। aphids जाहिर है bugs हैं, आम अल्फाज में हम इनको bugs ही कह लेते हैं, ठीक है। the aphids are eaten by ladybirds which in turn eaten by insectivorous birds। अब आपके पास प्रोड्यूसर लेवल पे जो आपने स्पीशीज स्पेसिफाई की है, स्पीशीज स्पेसिफाइड, उसमें जो ट्री आपने आइडेंटिफाई किया है ना, वो एक ही है। अब गौर करें, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि ये पिरामिड ऑफ नंबर्स में इसका जो पिरामिड होना चाहिए था, उसका बार इतना बड़ा होना चाहिए था। यही देख के आए ना हम अभी। ये देखें, ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है, ये इसमें देखें, बर्म्यूडा ग्रास जब हमने देखा है, तो हमने इसमें जो इस ग्रास का नंबर देखा है, वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम एक ऐसा लेवल कंसीडर कर लें कि जिसमें प्रोड्यूसर लेवल पे फॉर एग्जांपल एक ही ट्री हो, तो इसका मतलब है उसका बार एकदम क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बार की जो लेंथ होगी वो लेस हो जाएगी। उस ट्री पर रहने वाले जो एफिड्स होंगे, उनका बार उस ट्री से ज्यादा वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ट्री पर सरवाइव करने वाले जो नंबर ऑफ एफिड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उस ट्री पर सरवाइव करने वाले नंबर ऑफ एफिड्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो ट्री एक ही है। इसका मतलब है आप जब यहां पर बात करेंगे प्रोड्यूसर लेवल पर, तो प्रोड्यूसर लेवल पर आपके पास जो स्पेसिफाइड स्पीशीज है वो कम है, उसका नंबर कम है, और उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा हैं। आगे जो ग्राफ है वो नॉर्मल है, उससे कम, क्योंकि यहां पर फिर एनर्जी लूज हो रही है, फिर एनर्जी लूज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पिरामिड ऑफ नंबर्स में अगर आप केस वन कंसीडर करते हैं, इसमें ट्री एक ही है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर बहुत ज्यादा हैं, तो वो जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया था जिसमें आपने इतना बड़ा सारा बार दिया था किसको? प्रोड्यूसर लेवल को, वो रिड्यूस हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफाइड स्पीशीज। जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसिफाइड स्पीशीज, याद रखिए। ये वाली जो वेरिएशन है ये सिर्फ तब आएगी जब आप स्पीशीज स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। जैसे आप एक एरिया में कहते हो, अच्छा चलें एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। आप एक एरिया में कहते हो कि वहां पर आपके पास मैंगो ट्री है, ठीक है। और उस घर के अंदर वो जो एक, क्योंकि जाहिर है मैंगो गार्डन की बात तो नहीं आ रही हो रही, एक गार्डन है जिसमें एक मैंगो ट्री है, ठीक है। अब उस मैंगो ट्री पे स्पेसिफिक बग्स रहते हैं। अब वो मैंगो ट्री उस पूरे एरिया में
स्पेसिफाइड स्पीशीज के तौर पर अकेला है, ठीक है, तो उस लिहाज से उसका नंबर बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर सरवाइव करने वाला जो बायोमास है, यानी उसके ऊपर सरवाइव करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इस लिहाज से जो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर का बार होगा वो वाइड हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर लेवल का बार होगा वो स्मॉलर हो जाएगा स्पेसिफिक लेवल के ऊपर। जी बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आइए अगली बात के ऊपर। एक और केस है, और वो क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल आर पैरासाइट्स टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर ट्रॉफिक लेवल। अब आइए उसी इसी को उन्होंने एक और शेप में दे दिया। क्या? ये और ये तो वही है, ये भी वही है। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। ये जो एफिड्स हैं ये भी वही हैं, ठीक है, और जो ट्री है ये भी यही है, यानी एक ही ट्री है, उसके ऊपर रहने वाले काफी ज्यादा एफिड्स हैं। लेकिन इन एफिड्स के ऊपर सरवाइव करते हैं कुछ प्रोटोजोआ, जिनको हम आमतौर पर कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। अब ये यूनिसेलुलर एनिमल्स इन एफिड्स पे सरवाइव कर रहे हैं एज पैरासाइट्स। अब बेटा एफिड तो है बग, तो ये क्या होगा? ये तो होगा मल्टी सेलुलर। एफिड तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक एफिड पे काफी ज्यादा यूनिसेलुलर एनिमल सरवाइव कर सकते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक एफिड पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर एक ट्री पे काफी ज्यादा एफिड सरवाइव कर रहे हैं, तो एक एफिड पे काफी ज्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जितने ज्यादा एफिड होंगे उतने ही ज्यादा पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि उसके ऊपर सरवाइव कर रहे होंगे। तो ये एक और शेप आ गई है जिसमें आपका पिरामिड टोटल इन्वर्ट हो गया। ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, ये आपके पास, ये देखिए दोनों, ये दो ये जो ग्राफ है, अब ये वाला जो ग्राफ है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। ये बायोमास अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वही ग्राफ है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रोड्यूसर, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ये वही ग्राफ है एग्जैक्टली जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये नॉर्मल है। लेकिन ये वो है जिसमें इस लेवल पर ट्री है, यहाँ इंसेक्ट है, ठीक है। ये इंसेक्ट जो हैं ये इस एक ट्री पर सरवाइव कर रहे हैं, ये उनको खाने वाले बर्ड्स हैं, और ये वो बर्ड्स हैं जो इन रिटर्न इन बर्ड्स को जो है वो खाते हैं। तो ये आपके पास जो है ये पिरामिड की शेप जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है इससे, यानी यूं कह लें डबल पिरामिड्स बन जाते हैं, एक पिरामिड इस इसको हम तरह। एक्सप्लेन किस तरह करेंगे कि द इसको शेप आप ऑफ। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द टू पिरामिड्स। नंबर वन, आप यहां पर कहोगे, हेडिंग आप छोटी सी दे दोगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में आप ये कहोगे कि इन दिस पर्टिकुलर केस, दिस पर्टिकुलर केस द स्पेसिफिक species of the tree is lesser than the primary consumers. Hence, the bar is shorter than the insects. ठीक है, जगह थोड़ी रह रही है। अच्छा, hence the bar is shorter than the insects. Uh, in the trophic level, ये T1 है, ये T2 है, ये 3 है, ठीक है। In T3, in T3, the pyramid is again getting shorter due to loss of energy, due to less number of insectivorous birds. Insectivorous वो होते हैं जो insects खाते हैं, insectivorous birds,
द पिरामिड इज अगेन गेटिंग शॉर्टर ड्यू टू लेस नंबर ऑफ इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बर्ड्स ऑफ प्रे का एक्सप्लेन करो या ना करो, लेकिन वो ऑलरेडी T3 एंड T4 दोनों को आप इसी एक सेंटेंस में खत्म कर सकते हो, ठीक है। इसको आप एज ए नॉर्मल, अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको 3 लाइंस में ले जाओ, नीचे तक आप बेशक ले जाना, ठीक है। इसको 3 लाइंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, जो पेपर है ना, पेपर बड़ी कॉम्पैक्ट एक्सप्लेनेशन मांगता है। अब मैंने यहां पर लिखा है इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, ठीक है। आप अगर यहां लिखो लेस नंबर ऑफ गेटिंग शॉर्टर ड्यू टू लेस नंबर ऑफ द बर्ड्स दैट ईट द इंसेक्ट्स, समझ रहे हो मेरी बात को? लेस नंबर ऑफ बर्ड्स, आपका सेंटेंस लंबा होगा यस, लेकिन दैट ईट द इंसेक्ट, बात वही है, सेंटेंस सेंटेंस लंबा हो रहा है। अब अगर तो आपने बात छोटी है और उसको लंबा करना है, फिर तो आप ये काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरी बात जो है वो लंबी हो रही है और जो है वो मेरे पास ग्राफ छोटा है, तो फिर आपने बहुत कॉम्पैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं। अब इंसेक्टिवोरस एक ऐसा वर्ड है जो कि इस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड के अंदर समा रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी राइट द आंसर। अभी भी मेरी जो बात है वो अच्छी खासी लंबी हो गई है यहां तक, अभी मुझे आगे जो है वो एक्सप्लेन करना है। अभी मुझे आगे पिरामिड ऑफ बायोमास को एक्सप्लेन करना है, आगे चलते हैं, आगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब आइए पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरी टाइप आ गई। कंपेयर द मैस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि आप इस लेवल पे क्या कंसिडर करेंगे, ऑल प्रोड्यूसर्स। अब उसमें आप प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ग्रासेस, इवन वो ऑर्गेनिज्म तक कंसिडर करते हैं जो यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक है। यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक है, जैसे भी हमने यूनिसेलुलर एनिमल्स पढ़े हैं ना, यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक, उन तक को कंसिडर करते हैं, तमाम इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास, इसको आप कहेंगे बायोमास। यानी अगर आपने यहाँ इस लेवल को आपने डिफाइन करना है ना, तो इस लेवल को आप पता है क्या कहेंगे, बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये जो ये वाली जो डिटेल है, ये बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर है, येलो वाला, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है, ये है बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। यानी उस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इधर आप क्या कहेंगे, इस वाले में, इसमें आप कहेंगे नंबर ऑफ बर्मुडा ग्रासेस। अब वो जो बर्मुडा ग्रासेस हैं वो बेसिकली एक टाइप है प्रोड्यूसर्स की। फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं, बल्कि नंबर ऑफ रैबिट्स। अब आपने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास है। जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, इनका भी आप बायोमास लेंगे। बायोमास मतलब ऑल ऑल टाइप्स, ठीक है। और यहां पर भी आप बायोमास लेंगे। अच्छा, अब आइए, ये आपके सामने आ गया कि एनर्जी की वजह से, एनर्जी लूज होने की वजह से यहाँ पर हर लेवल पर जो है वो एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल या बायोमास जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। तो अब आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करोगे, इसको किस तरह एक्सप्लेन करोगे? इन पिरामिड ऑफ बायोमास, pyramid of biomass, each higher trophic level has shorter bar length due to loss of energy, in each trophic level in food chain. ये आपका ये वाला ग्राफ भी एक्सप्लेन हो जाता है। सो दिस इज हाउ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
अच्छा जी, इसमें भी वेरिएशन आती है। अब इसमें क्या वेरिएशन आती है? इसमें बेटा ये वेरिएशन आती है कि वेरिएशन इन पिरामिड्स ऑफ बायोमास, इसमें आपके आती है कि दिस टाइप ऑफ वेरिएशन अराइजेस when the pyramid of biomass is stretched over a long time and the total biomass at a particular level varies over time. For example, the reproductive rate of various organisms is different, in which case the shape of the pyramid alters. हाँ, अब ये देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास में ना ये होता है कि सम टाइम ना आपका जो बायोमास है उसकी शेप टाइम की वजह से बिगड़ जाती है, टाइम की वजह से खराब हो जाती है। कैसे? कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन वर्ड लिखा हुआ है ना, ये असल में फाइटोप्लैंक्टन का यहाँ मतलब है यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। और जूओप्लैंक्टन का वही मतलब है जो अभी ऊपर पढ़ा हमने, यूनिसेलुलर एनिमल्स। ठीक है। अब क्या होता है? होता ये है कि सम टाइम आपके इन्वायरमेंट में कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इस लेवल पे रिप्रोडक्टिव रेट हाई हो जाता है। रिप्रोडक्टिव रेट गेट्स हायर। अब जब रिप्रोडक्टिव रेट हाई हो जाएगा ना, तो जूओप्लैंक्टन का बायोमास ज्यादा हो जाएगा, यानी जितनी भी वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे वो यूनिसेलुलर प्लांट से यानी यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो इनसे ज्यादा हो गया है, इनकी निस्बत जो है वो ज्यादा हो गया है। तो ऐसी सूरत में बायोमास की शेप खराब हो जाएगी, बायोमास की शेप जो है वो बिगड़ जाएगी, इसमें वेरिएशन आएगी। आमतौर पर अगर तो हालात ऐसे रहे कि जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो इन सब का वही रहा जो नॉर्मल होता है, तो हमेशा प्रोड्यूसर ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट है सबका, सबका जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट है ना, वो आमतौर पर उसमें ये होता है कि क्या कहते हैं उसको, उस लेवल पे प्रोड्यूसर्स का जो नंबर होता है वो ज्यादा रहता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर जगह पर आप कहते हो कि किसी एक जगह पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि इनका रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा हो जाएगा, तो बायोमास का पूरा जो होगी वो एक शेप होगी वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि फिर नंबर में जूओप्लैंक्टन यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव रेट भी ज्यादा हो जाएगा। जी बेटा जी, अंडरस्टूड। हाँ जी, एक समझ आ और गया। भी है। अच्छा जी, ये आपका पिरामिड्स ऑफ बायोमास ऑफ द ट्री है, ये उसकी वेरिएशन है। एनर्जी लॉसेस देख ली हमने। वाई आर देयर नो वेरी लॉन्ग फूड चेन्स, आप बता सकते हो? और नहीं, इतना एनर्जी लॉस होता जाएगा, बाद में एनर्जी ही नहीं बचनी। यस, ये देखें, गौर करें, उसने बड़ी जबरदस्त बात की है। ये ना टेक्निकली अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना हो ना, प्लांट हार्नेस लेस देन 2% ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन देयर लीव्स। और मैंने एक जगह पढ़ा था 1%, 99%, उन्होंने भी लेस देन लिखा हुआ, 99% रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो सन से एनर्जी आ रही होती है ना, जो रेडिएशन आ रही होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिर्फ 1% एनर्जी प्लांट हार्नेस करता है। उसमें से जो लेस, वो जो 1% है, उसको अगर आप परसेंटेज दें तो उस 1 का 10% सिर्फ कौन यूटिलाइज करते हैं? जो कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कार्निवोर्स जो हैं वो, हाँ, फिर एंड कार्निवोर्स असिमुलेट सिमिलर प्रोपोर्शन, फिर वो सिमिलर प्रोपोर्शन है कि ये इस 1% का 10%, ये इस 10% का 10%, मतलब अंदाजा करें कितना कम हो जाएगा। इस इस 10% का 10% कितना होगा? 1, एक पार्ट होगा ना इसका, 1 पार्ट ऑफ दिस। तो उसके बाद देख लीजिए, हर लेवल पे एनर्जी लॉस, अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज लॉस्ट। तो इस वजह से कभी भी कोई बड़ी सारी फूड चेन नहीं हो सकती। अब ये देखिए, ये एग्जांपल देता है उसकी, इमेजिन देयर आर 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इन द ग्रास, assuming that there is a 10%
transfer of energy between each step in the food chain. This means only 100 kilojoules become new biomass in the sheep, and 10% of this becomes part of the human biomass. 100 किलो जूल का भी 10%, तो वो 10 किलो जूल बनेगा। तो हमें इतना कम फूड मिल रहा होता है। एनर्जी वाइज अगर आप देखें, वैसे मैं अब आपको एक बात बताऊं, एनर्जी वाइज अगर ह्यूमन डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कंज्यूम करे ना, तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना, कि प्रोड्यूसर में जो एनर्जी होती है उसमें भी टाइप ऑफ एनर्जी डिपेंड करती है। प्रोड्यूसर में दो तरह की एनर्जी है बेटा, एक स्टार्च है और एक सेलुलोज है। जो ज्यादा एनर्जी है वो सेलुलोज में है, स्टार्च में नहीं है। हम जो फूड लेते हैं, सेलुलोज हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो सकता, हम जो फूड लेते हैं वो स्टार्च से लेते हैं, लिहाजा अगर हम इससे भी लेते हैं तो हमें भी वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो शीप ले सकती है। माइंड इट, जो शीप ले सकती है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि सेलुलोज नहीं है। अब ये देखिए वो यही बात बता रहा है। नाउ इमेजिन अ शॉर्टर ह्यूमन फूड चेन। 10% जो है efficiency of energy transfer, 10% maize containing 1000 kilojoules of energy will produce 100 kilojoules of human biomass. शॉर्टर फूड चेन जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। यही मैं आपको बात कर रहा था कि मीट की निस्बत बहरहाल स्टार्च जो है वो एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर सकता है ह्यूमन। अल्लाह अकबर। ये आगे बस वो हैं डिस्कशंस हैं। इनमें ना ज़्यादातर वो होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, हम अक्सर जो हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते होते हैं ना, इनमें से ज़्यादातर वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये जो आगे टॉपिक्स हैं। जी बेटा, अब मुझे ये बताइए कि अब हम पेपर सॉल्व कर लें या ये पढ़ लें। और देख लेने से सही होता है। मेरा ख्याल है हमारा माइंड जो है ना वो हमें बेहतर यही है कि हम पेपर सॉल्व करते हैं, ज़रा एक दफ़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा।